हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक। वैसे तो देखो, कारक हमने 10th क्लास तक पढ़ा है, लेकिन जिस लेवल का हमने पढ़ा है, क्या वो पेपर में आता है? थोड़ा बहुत कुछ परसेंट हो सकता है वो पेपर में आता है, लेकिन उससे भी आगे बहुत सारा जैसे कारक का पार्ट रह जाता है जो बुक्स के अंदर नहीं दिया होता, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पेपर में एक बार ऐसे ही पूछ लिया गया कि कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो बच्चों को पता नहीं था, डेफिनेशन याद करके गए थे, जिसके कारण क्वेश्चन रह गया। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं, सबसे पहले हम, जैसे हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उसका नाम का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। कारक क्या है? करने वाला या क्रिया का निष्पादक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रिया का निष्पादक। ऑप्शन के अंदर ऐसे ही कुछ दिया गया था, जैसे ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन ये भी था, क्रिया का निष्पादक, तो आंसर यही था। अब एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो हम पढ़ के आए हैं। तो जैसे कि है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, के जिस रूप से उसका जो संबंध है वाक्य में अन्य शब्दों के साथ यूज होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहेंगे। ओके। उसके बाद जो मेन रोल होता है, इसके कारक जो चिन्ह होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है, कैसे करेंगे, वो तो डिटेल से हम पढ़ेंगे ही। साथ में एक बार कारक जो चिन्ह याद किए जाते हैं ना, जैसे हम एकेडमिक जैसे पढ़ते थे, तो उस समय जो भी जैसे चिन्ह बताए गए थे उनको हम रटते थे, उनको याद करते थे। तो यहाँ पे भी एक बार इनके चिन्ह देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से या के द्वारा, ये क्या है? विभक्ति होती है इनकी। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, से यहाँ पे भी यूज होगा, करण में भी। जब करण में यूज होगा तो वो के द्वारा के लिए यूज होगा, अपादान में अलग होने के भाव को प्रकट करने के लिए होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संबंध। जब संबंध के रूप में यूज होंगे तो क्या यूज होंगे, क्या साइन हमें मिलने वाले हैं, क्या हिंट हमें मिलने वाला वाक्य के अंदर? का, के, की। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? में, पर। अधिकरण के क्या चिन्ह रहेंगे? में, पर। संबोधन के लिए हम जैसे बुलाते हैं तो क्या यूज करते हैं? हे, ओ, अरे। इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। एक बार और से देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण, में, पर, और संबोधन, हे, ओ, अरे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता के विषय में। कर्ता के विषय में पढ़ने, जैसे हमने इसका रूल देखा, यानी कि कारक चिन्ह जो देखे हैं उसमें ने था। वाक्य में कहीं पे भी आपको ने मिलता है तो हम कह सकते हैं कर्ता कारक का उदाहरण दिया गया है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है, रवि ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि हमने चिन्ह को याद कर लिया है। तो यहाँ कौन सा कारक रहेगा? रवि ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता कारक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, गीता ने खाना पकाया। यहाँ करने वाला कौन है? गीता है, ठीक है। गीता ने खाना पकाया, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? ये कर्ता कारक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पेपर में जो पूछी जाती है ना, वो ध्यान से देखना। अभी है ना, एक पेपर में आ गया, सूर्य उगता है, इसके अंदर कौन सा कारक है? अब कौन सा कारक है, एक बार तो सारे कारक जब पढ़ लेंगे तब एनालिसिस कर लेंगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक बार यहाँ पे जो रूल बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखो। जो भी प्राकृतिक शक्तियां होंगी या पदार्थ हम कह सकते हैं, जैसे सूर्य उगता है, पृथ्वी गोल है, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर भी कर्ता कारक होगा। अब यहाँ पे ने नहीं लगा है, लेकिन उस समय पेपर में जब बैठते हैं ना, तो उस समय निकालने बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा कारक है, क्योंकि एग्जाम्पल इस तरह से पुट किए जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ध्यान देना है इनकी तरफ भी। जो प्राकृतिक वस्तुएं रहेंगी वो भी किस में आएंगी? कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगी। ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर वाक्य के अंदर ने आ जाए
अगर वाक्य के अंदर ने आ जाए तो वो किस तरह से हम उसमें से निकाल सकते हैं। देखो, ने अगर जुड़ा हो तो एक तो हम कह सकते हैं कि क्रिया क्या रहेगी, भूतकाल, तो वो वाक्य भूतकाल का होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। अगर ने वाक्य के अंदर आपको मिल जाता है तो वो भूतकाल के अंदर दिखाएगा। नेक्स्ट हम कर्म बात करें, ये भी एक टॉपिक बनता है सहकर्मक अकर्मक का, बहुत बड़ा टॉपिक है क्रिया वाला, तो उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल से करेंगे। ठीक है, अगर वाक्य के अंदर ने प्रयोग हुआ है, पूछा जाए कि कर्म कौन सा है, कर्मक है, सहकर्मक है, कौन सा कर्म यूज हुआ है यहाँ पे, तो वो कौन सा रहेगा। अगर ने वाला वाक्य है तो सहकर्मक होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाच्य की बात करें। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर वाच्य कौन सा रहेगा, कर्तृवाच्य रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा, कर्तृवाच्य, क्योंकि हम ये कर्ता के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें क्या कर्ता कारक के अंदर ही आएंगी, ये सारा कर्ता कारक है। जब हम पढ़ते हैं, जैसे बुक्स के अंदर पढ़ा था ग्रामर जैसे हमने की थी, तो उस समय इतनी डिटेल से नहीं बताया गया था। लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं। कंपटीशन की यही बात है, एकेडमिक से अलग है थोड़ा सा, तो उसमें कुछ ज्यादा नॉलेज जिस पर्सन को है तो उसी टाइप के वो क्वेश्चन डालेगा। तो इस तरह से ये बुक के अंदर नहीं दिए होते, हम वहां पे फिर पजल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, कर्ता कारक हमने डिटेल से पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्म कारक। अब हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या और किसको। अगर इसका वाक्य से हमें आंसर मिल जाता है, आंसर मिल जाता है तो क्या होगा, यही कर्तृवाच्य है के अंदर की ये कर्म कारक है या कौन सा कारक है। तो इस तरह के अगर हमें मिलते हैं जैसे, तो उसकी पहचान के लिए क्या है, क्या और किसको। अगर इन दोनों के ही आंसर हमें एग्जाम्पल से मिल जाते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, कर्म कारक के। जैसे पूनम खाना पकाती है, पूनम खाने को पकाती है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, अध्यापक किसको पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है या किसको पढ़ाता है, तो यहाँ किसको वाला आंसर मिला है। अध्यापक किसको पढ़ाता है, छात्रों को पढ़ाता है। ठीक है, कई बार है ना, एक और चीज है कर्म कारक का, इनसे भी पता ना लगे तो को लगा लेना चाहिए। अगर जैसे कर्म है ना, जहाँ पे वाक्य के अंदर हमें नजर आ रहा है ये कर्म है, तो कर्म के साथ में अगर को जोड़ ले, कई बार नहीं पता लगता, तो को जोड़ने से कर्म कारक का हमें पता लग जाए। जैसे पूनम खाने को पकाती है, अगर इस तरह को लगाने से अच्छी सेंस आ रही है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कर्म कारक का। यहाँ है अध्यापक छात्रों को, यहाँ को पहले से ही लगा हुआ है, जिसमें नहीं लगा हुआ होता तो उसमें खुद एक बार लगा के देख लेने से भी पता लग जाएगा। या फिर क्या और किसको तो है ही, इनका अगर आंसर हमें मिल जाता है, क्या पकाना चाहती है, पूनम खाना पकाती है, क्या पकाती है तो खाना पकाती है, क्या का आंसर इधर से मिल गया, सेकंड वाले से किसको मिल गया। तो इस तरह से हमें दोनों में पहचान हो गई कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कर्म कारक का। नेक्स्ट हम देखते हैं, कई बार है ना इस तरह से भी पूछा गया है कि जैसे अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, तो इस तरह से क्या है, देखो अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, इसमें दो कर्म हो गई, कौन से, एक तो छात्र होगा, एक पुस्तक। दो कर्म वाले में किस तरह से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा। दो टाइप से हम कैटेगराइज कर लेते हैं, हमने बांट लिए हैं, एक सजीव एक निर्जीव। सब जो सजीव रहेगा वो परसर्ग सहित आएगा, यानी कि जैसे छात्रों को लगा हुआ ना, को लगा हुआ है, इसका मतलब ये सजीव वाला है और छात्र क्या सजीव है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुस्तक, क्या है, पुस्तक सजीव है या निर्जीव है। तो पुस्तक क्या है, निर्जीव का एग्जाम्पल है, निर्जीव है, ये परसर्ग रहित मिलेगा वाक्य के अंदर। जैसा कि देखो पुस्तक के पीछे कोई परसर्ग नहीं यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं एक तो इसमें सजीव कर्म है, एक निर्जीव कर्म है। ओके, तो कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से गौण कर्म कौन सा है और मुख्य कर्म कौन सा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये हमें जाननी है, गौण कर्म कौन सा है और मुख्य कर्म कौन सा। देखो जो सजीव वाला रहेगा ना, वो उसके पीछे परसर्ग मिलेगा और क्या होगा, वो गौण कर्म होगा। क्या होगा, गौण कर्म।
जो मुख्य कर्म होगा वो निर्जीव होगा। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में देखने को मिली है। जब पेपर में बैठते हैं इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। वैसे तो कहने को तो कारक बहुत इजी है, लेकिन अगर हम अच्छे से करते रहे, इतने अच्छे से कोई नहीं कराता, अगर अच्छे से करते हैं तो हमारे जो इजी लगने वाले क्वेश्चन भी है, जो गलत हो जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे अगर ध्यान से इसको सीखेंगे तो। यहाँ पे देखो, छात्रों जो है क्या है, सजीव है, ये सजीव है तो क्या है, कौन सा कर्म होगा, गौण कर्म होगा। अगर पुस्तक की बात करें, ये मुख्य कर्म है। दिखने में छात्र मुख्य कर्म दिखेगा और पुस्तक क्या, गौण कर्म दिखेगा, लेकिन है उल्टा है। सजीव जो होगा वो गौण कर्म रहेगा, मुख्य जो है वो पुस्तक है यहाँ पे मुख्य कर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गीता ने बच्चों को फुटबॉल दिलाई। ठीक है, सेम इसी तरह से एग्जाम्पल है, गीता ने बच्चों को फुटबॉल दिलाई। अब बच्चों को क्या है, सजीव है, क्या है, सजीव है। निर्जीव की बात करते हैं, फुटबॉल है। तो यहाँ पे मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, आप अच्छे से बता सकते हैं। गौण कर्म कौन सा होगा, जो सजीव होगा। निर्जीव होगा वो मुख्य कर्म होगा। तो मुख्य कर्म कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फुटबॉल। और गौण कर्म की बात करें तो बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से जो सजीव और निर्जीव या गौण कर्म, मुख्य कर्म, ठीक है, इस तरह से हम जैसे जानकारी हमें मिल गई अच्छे से, हम अगर वाक्य इस तरह से आ जाते हैं तो निकाल सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं करण कारक। करण कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया का व्यापार या कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती, एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल के अंदर से हमें पता लगाना कौन सा कारक है। लेकिन एक बार डेफिनेशन दोबारा से देख लो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्या पता चलता है, क्रिया का कार्य या व्यापार, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, करण कारक। इसकी विभक्ति क्या थी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरह से थी। ओके, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सब्जी के साथ क्या खाई, रोटी खाई। सब्जी के साथ रोटी खाई। अब यहाँ है कि देखो, संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप की सहायता से क्रिया का कार्य अगर कंप्लीट हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम क्या, सब्जी के साथ क्या खाई है, रोटी खाई है। यहाँ पे कार्य पूरा हो रहा है, किसी चीज की सहायता से दूसरी चीज हो रही है। तो सब्जी के साथ क्या खाई जा रही है, रोटी खाई जा रही है। तो यह क्या हो गया, कोई सहायता भी कर रहा है संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये करण कारक का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। मैंने समाचार पत्र के द्वारा सूचना प्राप्त की, के द्वारा अगर आ जाता है तो इजीली हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर से तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके बना दी है। ओके, अगर और भी हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर और एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें ये इस तरह के क्लियर हो जाएगा। जैसे उसकी मृत्यु जो है हृदय रोग से हुई, या उसकी मृत्यु हृदय रोग के द्वारा हुई। इस तरह से अगर आ जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से आ गया ना, से आया। मैंने समाचार पत्र के द्वारा सूचना प्राप्त की, यहाँ के द्वारा यूज हुआ। उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, किसी कारण से हुई। ठीक है, उसने सारी बातें प्यार से की, ठीक है, या फिर किसके कैसे की। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, करण कारक निकाल सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे संप्रदान। संप्रदान पिछली बार है ना, पेपर में ऐसे आ गया था कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस तरह से आजकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो अगर नहीं पता होगा तो फिर वो ही है कि हमारा नंबर कट जाएगा अगर आंसर नहीं पता है तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। संप्रदान जो अर्थ है इसका, देना। संप्रदान अगर इसकी विभक्ति देखें तो के लिए हमने देखी थी। सबसे मेन जो चीज है इसमें ध्यान देने योग्य है, सबसे पहले क्या है, देना और लेना। देना और लेना ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आगे हमें काम आएंगी। देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्यक्ति धन के लिए देश विदेश जो है भटकता है। व्यक्ति धन के लिए कहाँ भटकता है, देश विदेश भटकता है, यानी कि किसी प्रयोजन के लिए घूम रहा है। किसके लिए, धन के लिए। ठीक है, वो क्या चीज है, देना या लेना। के लिए हमने विभक्ति याद की थी, तो के लिए इसका कारक चिन्ह है
संप्रदान का। इसीलिए इसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं कि व्यक्ति धन के लिए देश विदेश भटकता है, तो इसमें के लिए है वो किसके लिए आया है, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो कौन सा कारक होगा, तो संप्रदान कारक होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेहा पिता के लिए सामान लाई। नेहा किसके लिए, पिता के लिए सामान लाई, के लिए आ गया, तो इसमें क्या है, संप्रदान। ठीक है, या तो कुछ दी गई है या कुछ लिया गया है, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, संप्रदान में। इसके अलावा अगर हम देखें, देखो जैसे इसमें कहा गया है देना, देना का भाव देखे तो अगर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, या तो कुछ चीज दान में दी जाए तो वो भी किस में आएगी, संप्रदान में आएगी, दान में दी गई चीजें। जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, अगर विभक्ति चिन्ह देखे तो इसमें ने लगा हुआ है, ने के अकॉर्डिंग इसमें क्या आना चाहिए, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हम क्या देखते हैं, दान दी गई है, सिर्फ यहाँ से चिन्ह से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना होगा उसका भाव क्या निकल रहा है। देने का भाव आया तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। तो ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सौरव ने कमल को 10,000 रुपये दिए, तो ये देने का भाव है। यहाँ के लिए विभक्ति यूज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या है, संप्रदान है। सौरव ने कमल को 10,000 रुपये दिए, यानी कि देना, देना आया ना, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे अपादान। अपादान का किस लिए प्रयोग होता है, अलग होने के अर्थ में। हमें आपको भी पता होगा कि अलग होने के अर्थ में ही इसका किसका प्रयोग करते हैं, अपादान का। लेकिन देखो पेपर में क्या, जैसे हमारे स्कूल में क्या करवाया गया था कि पेड़ से पत्ता गिरता है या गंगा हिमालय से निकलती है, इस तरह के एग्जाम्पल देके हमें क्या बताया गया था कि ये अपादान कारक के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अलग होने का भाव प्रकट हुआ है। जैसे पेड़ से पत्ता अगर गिर रहा है तो पेड़ से टूट के नीचे गिरा ना, तो वो अलग हो गया। ऐसे ही गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय को छोड़ दिया और गंगा आगे निकल रही है। ठीक है, आगे निकल गई। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अपादान के। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य है, जैसे अलग होना। अलग होना, अगर जिस भी वाक्य से हमें ये पता लग रहा है कि इसमें अलग होने का भाव प्रकट है, तो हम क्या कहेंगे, उसको अपादान कारक है। निकलना, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, निकलना अगर पा जाए, अलग होना पा जाए, या फिर डरना, किसी चीज से डर रहे हैं तो वो पा जाए, या फिर तुलना कर रहे हैं हम एक दूसरे की, तुलना वाले भाव में भी किसका प्रयोग होगा, अपादान का यूज होगा। किसका प्रयोग होगा, अपादान का प्रयोग होगा। ओके, उदाहरण हमने सिर्फ 2 ही लिए इसका, पर जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, और इसके और भी जैसे हम बताए ना, तुलना भी हो सकती है एक दूसरे के साथ में। इस तरह से कोई एग्जाम्पल आता है तो उसमें भी अपादान ही लगाना है। अगर डर वाला भाव, अगर किसी चीज से कुछ डर रहे हैं, डर वाला भाव अगर पैदा हो रहा है वाक्य के अंदर, तो हम वहां पे भी किसका, अपादान का ही प्रयोग करेंगे। निकलना, अलग होना, ये तो है ही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, जिसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, संबंध बताने वाला। यहाँ हम डेफिनेशन की बात करें तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से अगर हम संबंध बताते हैं तो क्या होता है, वो संबंध कारक होता है। अगर हम जैसे कुछ मेन चीजें देखते हैं तो इसके अंदर संबंध कारक किस किस तरह से संबंध हम बता सकते हैं। जैसे स्वामित्व हो, किसी चीज के ऊपर हक हो, अवस्था बताई जाए, उम्र बताई जाए, रिश्ते नाते बताए जाए, भाई बहन, माता पिता, इस तरह से माप बताया, या जनक जन्य वाले संबंध बताए जाए। जनक जन्य संबंध जैसे कि मेरे ही पिता की संतान। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे मोहन का भाई सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें रिलेशन, वैसे संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह की बात करें तो का, के, की, इस तरह से थे। तो यहाँ पे वैसे तो निकल के आ रहे हैं, का है, की है, कि हर एग्जाम्पल के अंदर हमें अलग से पता लग रहा है। लेकिन जैसे समझते हैं, मोहन का भाई सोहन
पुस्तक पढ़ रहा है। रजनी की गुड़िया बहुत सुंदर है, जैसे रिलेशन बता दी भाई, रजनी की गुड़िया, रजनी का संबंध बता दिया गुड़िया से। राम के जो पुत्र हैं लव कुश थे, या जनक जन ने संबंध बता दिया इसमें, ठीक है। और बात करें तो और एग्जाम्पल्स की, जैसे मेरे पास 2000 रुपये हैं, इस तरह से। अगर मैं बताऊं रिश्ते नाते, मेरी बहन का नाम क्या है, सोनिया। अगर अवस्था की बात करते हैं तो अवस्था वाले में हमारी जैसे उम्र वगैरह बताते, मेरी उम्र कितनी है, ठीक है। इस तरह से हम क्या बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम देखते हैं अधिकरण, अधिकरण है हमारा। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि अर्थ पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं ना, इस वजह से हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अधिकरण है जो अधिकरण कारक, इसका क्या अर्थ होता है। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। क्या होता है, आधार या आश्रय। विभक्ति चिन्ह की बात करें तो क्या होगा, में पर। क्या होगा, में पर। दोनों चीज़ें क्लियर है, नाम का भी हमें पता लग रहा है, जो विभक्ति चिन्ह है उसका भी पता लग रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अधिकरण का अर्थ होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के किससे संबंध बताए, आधार से। नाम से ही पता लग रहा है ना, अधिकरण आधार। ओके, किससे संबंध बताए, क्रिया के आधार का अगर बोध हो जाए हमें, हम क्या कहेंगे उसको, अधिकरण कारक कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गाड़ी में 5 सवारी हैं। कितनी सवारी है, 5 सवारी है। में और पर, इसके विभक्ति चिन्ह थे, यहाँ में यूज हुआ है, तो क्या है, आधार आश्रय। गाड़ी के अंदर है ना 5 सवारी, तो आधार आश्रय मिला हुआ है, आधार है, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, में होने के कारण अधिकरण कारक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। छत पर मीना खेल रही है। अब छत पर, ये भी आधार है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, मीना खेल रही है, इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संबोधन कारक की। जैसे संबोधन का नाम से ही हमें पता लग रहा है, संबोधन क्या है, किसी को बोल रहे हैं, ठीक है, पुकार रही हैं, तो किस तरह की, अगर विभक्ति चिन्ह की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, हे, ओ, अरे, इस तरह से जैसे संबोधन के रूप में हम यूज करते हैं, उस तरह से इसकी विभक्ति चिन्ह भी है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हे भगवान आप सबका भला करे। इसमें क्या है एग्जाम्पल, हे भगवान आप सबका भला करे। हे भगवान आ गया ना, हे आ गया, तो ये क्या है, संबोधन के रूप में पुकारा गया भगवान को, तो यहाँ क्या है, संबोधन कारक है। यहाँ पे हमारे कारक हुए कंप्लीट। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, जैसे हम स्कूली स्तर पर पढ़ के आए हैं उससे काफ़ी डिफरेंस आपको मिला होगा। जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से डीपली कवर किया जाए, ठीक है, कोई पॉइंट ना छूटे। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।